साथियों नमस्ते, मैं दृश्य मोहम्मद गौरी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मानव तंत्र का आज हम छठा पाठ लेंगे और डाइट 12वीं के डिजिटल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मानव तंत्र के आज छठे पाठ में हम रक्त परिसंचरण यानी हृदय के संरचना और रक्त का परिसंचरण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले तक हम रक्त के बारे में ले चुके हैं। तो साथियों, अगर हम हृदय को देखें तो हृदय हमारे शरीर के बाईं तरफ होता है और ये जो है बंद मुट्ठी के समान क्लोज फिस्ट के जैसा होता है। एक हृदय को देखें तो दो उसके ऊपर कक्ष होते हैं, दोनों को आलिंद कहते हैं, दो नीचे वालों को निलय कहते हैं। और दोनों आलिंद और दोनों निलय के बीच में एक पट होता है, तो आलिंद के बीच के पट को अंतरा आलिंद पट कहते हैं और दो निलय के बीच को अंतरा निलय पट कहते हैं। आलिंद और निलय के बीच के पट को अंतरा आलिंद निलय पट कहते हैं। आलिंद और निलय के बीच में वाल्व होता है जिससे रक्त आलिंद से निलय में जाता है। तो बाएं आलिंद और बाह्य निलय के बीच में द्विवलनी कपाट होता है, यानी इस कपाट के अंदर दो वलन या फ्लैप्स होते हैं। इसको बाइकप्सिंग वॉल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और जो दायां आलिंद होता है और दायां निलय होता है, इसके बीच में जो वाल्व होता है इसे त्रिवलनीय कपाट कहते हैं, यानी कि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं और इसको ट्राइकप्सिंग वॉल भी कहते हैं। तो साथियों, हमारे शरीर से जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित रुधिर होता है वो दाएं आलिंद के अंदर आ जाता है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ये चला जाता है फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से जो रुधिर शुद्ध होके या ऑक्सीजनित होके आता है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा जो आ जाता है बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से ही चला जाता है दाएं निलय के अंदर और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा ये हमारे शरीर में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा हृदय है वो क्रमशः संकुचन और शिथिलन करता है, जिससे रक्त जो है हृदय से शरीर में पंप होता है। तो इसको समझाने के लिए जैसे चित्र है, सबसे पहले दोनों आलिंद है वो शिथिल हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं और शरीर से रक्त है वो आलिंद के अंदर आ जाता है। तो शरीर से महाशिरा द्वारा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा वो है कहाँ आ जाता है, दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद से त्रिवलनीय कपाट के द्वारा ये चला जाएगा दाएं निलय के अंदर। जिस वक्त दोनों आलिंद है वो शिथिल होते हैं उसी वक्त शरीर से रक्त या विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आ जाता है और ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से बाएं निलय आलिंद में आ जाता है। इस वक्त दोनों निलय है वो संकुचित होते हैं, जिससे दाएं निलय से रक्त वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा और इसी वक्त बाएं निलय से जो ऑक्सीजनित रुधिर है वो महाशिरा के द्वारा शरीर में चला जाएगा। अब अगला चक्र होगा जिसमें दोनों आलिंद संकुचित होंगे और दोनों निलय है वो शिथिल हो जाएंगे। तो द्विवलनीय और त्रिवलनीय कपाट से होते हुए रुधिर दोनों निलय में आ जाता है। अब वापस यही चक्र दोहराया जाएगा, अर्थात आलिंद वापस शिथिल हो जाएंगे और निलय वापस संकुचित हो जाएंगे। जैसे आलिंद शिथिल होंगे, शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर है वो दाएं आलिंद में आ जाएगा और ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में आ जाएगा और दाएं आलिंद और बायां इसी वक्त बायां निलय और दायां निलय दोनों संकुचित होते हैं। तो दाएं निलय से विऑक्सीजनित रुधिर है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार आलिंद और निलय के परस्पर संकुचित और शिथिल होने को हृदय चक्र कहते हैं। एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार जो है हृदय में आता है, पहले विऑक्सीजनित रूप में फिर ऑक्सीजनित रूप में, इसलिए इसे द्विरक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो साथियों, यहाँ तक हमारा रक्त परिसंचरण का ये भाग पूर्ण होता है। अब है मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन कहते हैं किसको है?
शरीर से अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जो तंत्र या अंग इसके अंदर भाग लेते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इन अंगों से मिले हुए तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो उत्सर्जी अंग और तंत्र है वो मूत्र उत्सर्जन तंत्र है, जिसमें वृक्क, मूत्र नली और मूत्राशय आते हैं। इसके अलावा हमारी चमड़ी से भी पसीने के रूप में अतिरिक्त जल और लवण निकलते रहते हैं। फेफड़ों से CO2 निकलती रहती है। यकृत से पित्त लवण निकलते रहते हैं। तो साथियों, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। उनमें 3 प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। पहला अमोनिया। ऐसे जंतु जो अपने शरीर से अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं उसे अमोनिया उत्सर्गी या अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। सामान्यतः अमोनिया के उत्सर्जन के लिए हमें ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः ऐसे जंतु जलीय होते हैं, जैसे प्रोटोजा है, पोरिफेरा है, सिलेंटेटा है। ये जंतु या मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये जंतु जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। अब दूसरा है यूरिया उत्सर्जित उत्पाद। ऐसे जीव जो यूरिया को उत्सर्जित उत्पाद के रूप में त्यागते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। और इसमें हमारा मनुष्य मुख्यतः आता है और मेंढक वगैरह भी या एम्फीबियंस इसमें आते हैं। अगला है यूरिक अम्ल उत्सर्गी। ऐसे जंतु जिसमें यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। और ये जल की कमी वाले जीव जंतु इसके अंदर आते हैं, जैसे पक्षी है, सरीसृप है। तो साथियों, मानव उत्सर्जन तंत्र के हम बारे में चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और बारहवीं डाइट के डिजिटल एजुकेशन चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।